वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। इस कुंडली में कुछ ऐसी चीजें थीं जिसे खोजने में ऑलमोस्ट 2 से बल्कि 3 साल लग गए। सामने हो रहा था जातकिका की जिंदगी में ये चीजें, लेकिन उसको पकड़ पाना जो है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी भी आप शास्त्र को उठाओ वहां पे वो जवाब मिल ही नहीं रहे थे। तो इसमें वो सारी चीजें थी। कुछ दिक्कतें डायरेक्टली समझ में आती हैं, कुछ दिक्कतें डायरेक्टली समझ में नहीं आती। आज हम इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे इस कुंडली के विश्लेषण को करते समय। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुंडली का विश्लेषण। ये जो कुंडली है ये 4 नंबर से शुरू होती है। कर्क लगन है ये, ठीक है। कर्क लगन को लेकर बहुत ज्यादा लोगों ने एक वीडियोस ऐसे बना रखे हैं कि बस सिंह लगन हो या कर्क लगन हो तो जिंदगी को नेगेटिव ही बता दिया उन लोगों ने, कुछ सोचा ही नहीं कभी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल नेगेटिव ही हो, कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती है। हर लगन के अंदर ग्रह कहीं अलग अलग जगहों पे बैठ सकते हैं, उसके कारण कुछ लोगों की जिंदगियों में चुनौतियां आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारा का सारा लगन जो है उसके ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया जाए, ठीक है। पहली चीज, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आ रही थी वो क्यों है और क्या उनका कारण है। कई बार गलत पंडितों की भी सलाह हाथ लगेगी, ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। देखिए कैसे। 4 नंबर की लगन कुंडली थी। यहां पे जब हम देखें कि मिड पॉइंट लॉर्ड यानी कि हमारे को फर्स्ट हाउस के मिड पे जो मिला वो 29 डिग्री मिला, जो कि बुध का नक्षत्र आता है, अश्लेषा नक्षत्र आता है, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में थोड़ा सा संघर्ष वाला नक्षत्र है। हम एक गंडत नक्षत्र को लेके चलते हैं जिसमें कि अश्लेषा एक नक्षत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उस एक नक्षत्र को लेकर चल रहा है। दूसरी चीज, उसके स्वामी है वो है बुध देव। बुध जो है वो इस कुंडली में अपने से एक घर आगे बैठे हैं, जो कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं। तात्कालिक रूप से भले उनसे शत्रु हो, लेकिन नैसर्गिक रूप से वो उनके एक या तो मित्र कह लीजिए, मोस्टली लोग उसको न्यूट्रल मानते हैं। इस कारण से बुध का यहां बैठना कोई खराब नहीं है। हाँ, यह मनी माइंडेडनेस देने में सफल हो जाएगा, क्योंकि सोचने का ढंग भी है और व्यापार का ग्रह भी। तो ये पहली चीज। इस बुध को चुनौती आएगी मंगल से, क्योंकि मंगल के साथ जब भी बुध बैठता है तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, अनकन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक वो चुनौती आएगी, ठीक है। मंगल और सूर्य की युति जब भी हो तो गुस्सा और एग्रेशन जिसे हम कहते हैं वो नेचुरली बढ़ जाता है। तो ये चुनौतियां रहेंगी। सेकंड हाउस के अंदर 3 ग्रह बैठे हैं और साथ ही साथ आपका बुध, आपका सोचने का ढंग भी वहां बैठा है। वहां पे थोड़ा सा एक चुनौती रह सकती है। बात करने में भी जब होगा तो एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का सूर्य का पॉइंट जो है ना वो सामने आएगा बात करने के ढंग में भी, ठीक है। दूसरी चीज, आपके 4th हाउस के अंदर शनि भी बैठे हैं और केतु भी बैठे हैं। केतु का 4th हाउस पे बैठ जाना थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खालीपन को दर्शाएगा। उसका काम है डिटैच करो, तो मन जो है वो कहीं ना कहीं सांसारिक चीजों से या फिर अपने फैमिली से डिटैच होता हुआ रहेगा। इसके बाद बात करें, शनि अपने उच्च राशि में बैठे हैं, तो शनि के लिए पोजीशन अच्छी है, लेकिन जो इनका स्वामी है शुक्र वो शत्रु राशिस्थ हुआ है। इस कारण से हेल्थ के अंदर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। ये चीज बनेगी। शुक्र जो है स्वामित्व रखते हैं 11th हाउस का और 4th हाउस का, इसीलिए सारे सुख संसाधन तो दे देंगे, परंतु क्योंकि शत्रु राशिस्थ हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद बात करें इस गुरु की, ये गुरु सबसे खराब कंडीशन में आ गया। एक तो ये कि ये नीच राशिस्थ हुआ, दूसरा ये कि ये वक्री हुआ, ठीक है। इन दोनों चीजों को तो हम फिर भी समझ लेते, क्योंकि यहां से ये तात्कालिक रूप से मित्र होके न्यूट्रल हो जाता, लेकिन यही गुरु श्रापित हो गया सूर्य से। यानी कि 2 चीजों को लेके बहुत ज्यादा संघर्ष आएगा। एक, आपको 6th हाउस में आप रोग को भी देख सकते हो, 6th हाउस में आप सर्विस जॉब को भी देख सकते हो, और एक है
किस्मत, 9th हाउस, पूजा पाठ, इन दोनों ही चीजों के अंदर कहीं ना कहीं चुनौती आएंगी, क्योंकि जब कोई ग्रह श्रापित होता है तो वो जिन भावों का स्वामी हो वहां से कोई ना कोई अड़चने जरूर लगाए रखता है। ठीक है, और ये मैरिज का कारक भी होगा फॉर द फीमेल चार्ट्स, इसलिए मैरिज के हाउस में बैठा है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो परेशान करता है, या उनमें देरी कर दे या थोड़ी सी अनबन रखे, वो चुनौतियां बनाने में सफल रहता है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट ले रहा है गुरु श्रापित होने के कारण। चंद्रमा जो है आपका वो जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है और इस समय गोचर में शनि और केतु से पीड़ित भी है। इसीलिए आज की तारीख में जितने भी लोगों का चंद्रमा या तो 4 नंबर की राशि में बैठा हो या 12 नंबर की राशि में बैठा हो या कहीं ना कहीं 8 नंबर की राशि भी कह सकते हैं, अगर इन जगहों पे बैठा हुआ है तो वो सभी मन से कहीं ना किसी बात को लेकर व्याकुल चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। 4, 8 और 12, तो आपके साथ भी अभी ऐसा हो रहा है। ये स्थिति तो अप्रैल तक रहेगी। राहु की मौजूदगी 10th हाउस में, ये अचानक वाली कंडीशन बनाता है राहु, लेकिन राहु बैठा है मंगल की राशि में और मंगल को देख भी रहा है। राहु मंगल को अपना शत्रु समझता है, इसीलिए अचानक से प्रोफेशन एरिया में कोई ना कोई चुनौतियां खड़ी करना उसका काम लगा रहता है। बाद की आगे के दोनों घर जो है वो खाली थे लगन कुंडली में। अब आते हैं हम नवमांश की कुंडली में। नवमांश की कुंडली में आए तो एक स्पेशल बात थी जो बहुत पहले तक पता नहीं थी, काफी खोजने के बाद मालूम चली। केरल के कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की रिसर्च थी, उनका कहना था कि जब कभी भी 12 नंबर की राशि हो वहां पे चंद्रमा और केतु की युति हो जाए तब जाके आती है प्रेत बाधा। ठीक है, जो आप हमेशा कहते थे कि एक कोई ब्रह्म राक्षस वाली प्रॉब्लम है, तो यस नाउ ये सिचुएशन अब कही जा सकती है कि दिखाई देती है, क्योंकि 12 नंबर की राशि में चंद्रमा और केतु की युति है। इस युति के कारण जब भी नवमांश में होती है ये इस राशि के अंदर, तो प्रेत बाधा का योग बनता है। तो आपने जो बातें कही थी वो अब यहाँ पे साबित होती हुई नजर आती है कुंडली के अंदर भी। जो जहां पे नवमांश का लगन है वो अपने से 9 घर आगे चल के आया है। ठीक है, और इसीलिए हायर नॉलेज, हायर लर्निंग्स रहनी थी, लेकिन 2 चीजों का भी यहाँ पे ध्यान देना है। जुपिटर जो कि श्रापित है, इस कारण से 9th हाउस के फैक्टर्स पे असर पड़ेगा फादर के साथ। ठीक है, दूसरी चीज किसके साथ होगा, धर्म के जुड़े हुए कामों के साथ, क्योंकि भले यहाँ पे आपका नवमांश का लगन कनेक्ट तो हुआ है लेकिन ये गुरु श्रापित है, इसलिए उनमें कहीं ना कहीं एक चुनौती रहने वाली है। दूसरी चीज क्या हुआ, नवमांश के अंदर केतु और चंद्रमा की युति हो रही है। मन चंद्रमा होता है, केतु जो है वो डिटैचमेंट होता है, इसलिए कुछ ऐसे कारण बना सकता है जो फादर से डिटैच करे मन को। ठीक है, ये नवमांश बता रहा था। दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। सूर्य फादर के कारक होते हैं और राहु जो है वो क्या होता है, माया जाल, इल्यूजन, भ्रम। कई बार ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, अचानक की स्थिति पैदा होती है जो कि फादर के साथ रिलेशन को खराब करती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें इसको डिस्टर्ब कर रही थी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से आपने बात कर ली, उन्होंने कह दिया कि बस आपके तो पिताजी आपकी जिंदगी के खराब करने के जिम्मेदार है। नहीं, यहाँ पे ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये मजबूर कर रही हैं कि वो चाहे या ना चाहे थोड़ा सा डिटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो पितृ वाला फैक्टर है, राहु केतु का जो फैक्टर है वो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रबल हो गया है। ठीक है, ये चीज को आप अच्छे से समझ के चलो। आपने खुद ही कहा था कि जो पितृ बाधा है, प्रेत बाधा है, वो आपने महसूस करी, तो कहीं ना कहीं ये राहु केतु का फैक्टर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है। यहाँ पे आपको जो पिंडदान वाली चीजें हैं उसकी तरफ बढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके बाद नवमांश में हमने इन स्थिति को समझ लिया कि फादर के साथ क्यों रिलेशन खराब है। ये किस्मत के घर में ही ये फॉर्मेशन बैठा है, इसलिए कई बार आप चीजों में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो बाधा कहीं ना कहीं आपको फिर परेशान करती है। ठीक है, जो आप कहते थे कि पढ़ते तो है लेकिन उसके बाद भी जब रिजल्ट की बारी आती है कोई ना कोई चीज पीछे खींचती थी, ये प्रेत बाधा वहां पे भी काम कर रही थी, इसीलिए हायर लर्निंग्स में आपको चुनौतियां दी हैं उसने। अब हम बात करें बाकी के ग्रह स्थितियों की, तो मंगल और बुध साथ में युति किए हुए हैं 10th हाउस के अंदर। किस्मत के अंदर यहाँ पे आपका प्रोफेशन जो है वो अपने आप को बनाने के लिए तैयारी बनाए रखता है हमेशा।
इसीलिए आप रह रहे के अपने आप को प्रोफेशनल साइड पे लेके जाना चाहते हो। किस्मत उसके अंदर सपोर्ट देती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये किस्मत के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वैसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पर शुक्र जो है वो अपने ही भाव में किस्मत में बैठा हुआ है, इसलिए सुख संसाधन जो है वो किस्मत से आपके पास आने चाहिए। हम यहाँ पे कह सकते हैं इस बात को। अपने से ये चौथे उसमें गया है, अंशा में गया है, इसलिए कर्म करा के वो लेकर आएगा, उसमें कोई मनाही नहीं होगी। गुरु जो है वो अपने से 5 घर आगे, 5 अंश आगे बढ़े हैं, ठीक है। ये भी लाभ को दर्शाते हैं, इसीलिए आपको जो फाइनेंस की लाइन है, अकाउंटिंग्स की लाइन है, उन तरफ पे ज्यादा मन भी लगता है और उसमें काम भी होते हैं। लेकिन क्योंकि वो श्रापित एरिया का ही प्लेनेट है गुरु, जो कि उसको गवर्न करता है, इसलिए वो इतने जल्दी आगे बढ़ने भी नहीं देता, हजारों चुनौतियां लगाए रखता है। क्योंकि इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी मौजूद है, इसलिए भी कई बार आप काम करने आगे बढ़ते हो, फिर कहीं ना कहीं कभी फादर रोक रहे हैं, कभी कोई और चीज रोक रही है, कभी कुछ चीज रोक रही है, तो ये फैक्टर इस कारण से आएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे अगर नवमान से देख सकता है तो यहाँ पे भी देखेगा, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है। केंद्रीय प्रभाव जो है राहु का गुरु के ऊपर मौजूद है। दूसरी चीज, शनि जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है, इस कारण से जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है, हर काम डिले हो रहा है। किसी भी कुंडली में जब भी शनि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होगा तो संयम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। शनि जो है वो यहाँ पे उच्च राशि थे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किस्मत से 12th हाउस में हो रहे हैं। इस कारण से मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज जो होगी वो काफी दूर प्लेस पे हो सकती है, हो सकता है विदेश तक जाने की कंडीशन आ जाए। तो ये आपका नवमांश बताता था, ठीक है। किस्मत से लाभ की स्थिति तो है, लेकिन क्योंकि ग्रह श्रापित है इसलिए सर्विस और 9th हाउस लक्ष्य से जुड़े हुए प्रॉब्लम जो है, आपकी किस्मत से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप राक्षस गण को बिलोंग करते हो, इसलिए आप काफी स्ट्रांग हो, ऐसी चुनौतियों के बाद भी अपने आप को मजबूती से आगे निकाल ले जाने में हमेशा सक्षम रहोगे। सिर्फ अभी की जो परिस्थितियां हैं, मनोस्थिति, उसको कंट्रोल करते हुए चलें। अब आते हैं आपके दशमांश के ऊपर। दशमांश में आ रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी क्या हो रही है, प्रॉब्लम कर रही है। वो कैसे? जो ब्लू कलर से लिखा है वो है D10, ठीक है। D10 में आए तो चंद्रमा के साथ बुध की युति और फिर मंगल की युति। अब बुध आपके सोचने का ढंग है, उसके साथ जब भी मन की युति होगी तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और जब तात्कालिक रूप से चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठे, ऐसी परिस्थिति में वो चंद्रमा उसको अपना शत्रु मानता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है बाकी सबसे, जिसके साथ बैठेगा उसके साथ एनिमी, इसलिए फाइनली उस टाइम के लिए एनिमी। तो मन जो है वो काम करना भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। मंगल के साथ आना उसका बुध का, वो बुद्धि तो देगा, शार्प माइंडेडनेस तो देगा, लेकिन ये भी दोनों किस नेचर के प्लेनेट है, एक दूसरे से अपोजिट नेचर के प्लेनेट है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो मंगल जो है 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि मंगल को हम यहाँ पे वर्गोत्तम स्थिति कह सकते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में। इस कारण से कई बार मंगल जो है वो आगे आ जाता है कि मुझे एडमेंटली अपने प्रोफेशन को करना है, लेकिन बुध जो है वो फिर ये चीजों को खोजता है कि यहाँ पे ठीक नहीं, वहां पे नहीं। इस कारण से भी हमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि वर्क एरिया के अंदर आपके पास क्या एक गेन है, क्या एक बूस्ट है, ठीक है, तो उसके हम देख सकते हैं कि मंगल और बुध की युति है, जिस कारण से माइंड बहुत ही शार्प चलेगा। मंगल और चंद्रमा की युति है, हर काम को करने में मन जो है वो बहुत प्रबल रहेगा, क्योंकि राशि जो है वो सिंह राशि है, तो वो चीज आपको हेल्प कर देगी। फिर बात करें, राहु जो है अब वो 4th हाउस में आके बैठा, मन के अंदर काम को लेकर हमेशा एंजाइटी लगाए रखेगा। मित्र की राशि है, हमेशा बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए रखेगा, ये काम करेगा और ये अच्छी कल्पना शक्ति दे सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि केतु जो बैठा है, वो केतु कोई भी काम 1-1.5 साल चले, वो कोई ना कोई अड़चन लगा के उसको बदलवा देगा। जब भी केतु 10th से कनेक्ट होता हो तो ऐसे कामों के साथ जुड़ना बेटर है जहां पे कि लोग आते जाते रहते हो, या फिर आपके काम में हमेशा मूवमेंट होती रहनी चाहिए। स्थायित्व नहीं आने पाता इतनी आसानी से। दूसरा फायदा ये होता है, केतु जब भी 10th में बैठे तो बहुत ही डीप रिसर्च के साथ इंसान काम कर सकता है, बहुत बारीकी से किसी चीज को पकड़ के निकाल सकता है। यहाँ पे राशि जो है वो मंगल की है, उसके साथ केतु का फॉर्मेशन हो रहा है और मंगल को बाकी सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के काम, जहां पे आप चाहोगे कि आपके अंडर में दूसरे लोग काम करें, ऐसा काम और मैनेजमेंट का काम करने में कुंडली ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि सिंह राशि भी है और मंगल जो है वो एग्जीक्यूटिव प्लेनेट है। इस कारण से मैनेजमेंट के काम आपको
अच्छे हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको जो भी आप सीए और दूसरे फाइनेंस के काम में जाना चाहते हो उसमें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आ जाए तो सूर्य और गुरु की युति है। यहाँ पे चुनौती ये है कि गुरु फिर से देखिए जन्म कुंडली के बाद यहाँ भी रिपीट हुआ है, वो राशि जो है वो इसके लिए नीच राशिस्थ होती है। साथ ही साथ शनि ने दृष्ट करके इससे तो हल दे दिया, लेकिन सूर्य जो होगा अब वो परेशान होगा। सूर्य इज योर सोल, ठीक है। वो क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं कर पाएगा, उसको रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। दूसरी बात है वो शनि से दृष्ट भी है, इस कारण से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इवन दो कि ये कॉम्बिनेशन जो है जुपिटर एंड सन का, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉजिटिविटी दे रहा है, लेकिन जिस राशि में बैठा है वहां पे ये दोनों इतने कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो अपने आप को खुल के सामने नहीं ला पा रहे। शनि और शुक्र ये दोनों ही चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं, जो कि उसके लिए एक तरीके से शत्रु ग्रह है। तो इस कारण से कार्य के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में शुक्र और शनि बहुत कड़ी मेहनत करवाता है, और क्योंकि दोनों ही शत्रु राशिस्थ हो रहे हैं, वीनस का ही डोमेन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेविंग्स, सेकंड हाउस, फाइनेंस, अर्थ का जो भाव होता है, इसलिए उसके अंदर भी शुरुआत में चुनौतियां आ रही हैं। प्रोफेशन के अंदर जो पर्सनालिटी निखर के आनी चाहिए उसको रोकने का काम ये शनि और वीनस की जोड़ी यहाँ पे कर रही है, क्योंकि वो वहां पे शत्रु ग्रही मानी जाएगी। तो ये था आपका ओवरऑल एक पोजीशन। इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम क्या आई कि शनि तो बच गया, लेकिन जो शुक्र था वो श्रापित हो गया। शुक्र का श्रापित हो जाने के कारण आप कई बार देखोगे आपको अपने वर्क स्पेस में, वर्क एरिया में उतना लाभ होता हुआ नजर नहीं आता जितने की आप मेहनत करते हो, उतने सुख संसाधन मिलते हुए नजर नहीं आते जितने की आप कामना करते हो, क्योंकि वहां पे शुक्र श्रापित हो रहा है। तो इन तरीके की लग्जरियस चीजों की वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ कमी बनी रहे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फिर से आऊं, जो फादर को लेके लोगों का एक कंसर्न है कि नहीं फादर इज ओनली द कल्प्रिट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेशन इस तरीके से है कि वो चीजें परेशान करेंगी। इस कारण से चाहे या ना चाहे छोटी छोटी बातों को लेकर भी फादर के साथ मनभेद, मतभेद बन जाया करेंगे, और आप कभी ये समझ ही नहीं पाओगे कि अचानक से सब कुछ चलते चलते अचानक हो क्यों रहा है। क्योंकि राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो राई का भी पहाड़ बना सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा सकते हैं। इस कारण से ऐसी चुनौतियां आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिल रही हैं। गुरु जब भी किसी भी कुंडली में 10 नंबर की राशि में बैठता है, नीच राशिस्थ होता है, वो गुरु नीच नहीं होता, गुरु नीच राशिस्थ होता है, वहां पे हमेशा जिंदगी में लोगों से जो फैसले हैं, जुपिटर इज ए विजडम, जुपिटर विजडम होकर बैठा कहाँ है, शनि की राशि में। इसका मतलब है कि इंसान की विजडम 36 साल के पहले इतनी आसानी से खुलती नहीं। दूसरी बात है जो विजडम है वो किताब के नॉलेज से नहीं, वहां पे शनि की राशि होने के कारण, शनि उसका डिस्पोजिटर होने के कारण अथक मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा कर्म करने के बाद ही सांसारिक ज्ञान की तरफ ऐसा गुरु लेकर जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी गुरु 10 नंबर की राशि में बैठा हो तो आपको एक लंबा समय लग जाएगा, तकरीबन 33 से 36 साल लगते ही लगते हैं। जब भी गुरु शनि की राशि में बैठा हो, इंसान को एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ अचीव करने में, आपकी कुंडली में ये लगन में भी हो रहा है और दशमांश में भी हो रहा है। इस कारण से प्रोफेशनल लाइफ के प्रोफेशनलिज्म को अटेन करने के लिए आपको एक कड़ा संघर्ष और एक समय व्यतीत करना पड़ा। तो ये था आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस। धन्यवाद।